हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राशियों की तुलना। उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। आज हम देखेंगे उसका पार्ट 2। तो देखो क्या है हमारे पास, अनुपातों से प्रतिशत। क्या है? अनुपातों से प्रतिशत, यानी कि रेशो से हम परसेंटेज कैसे निकालें। किससे? रेशो से परसेंटेज कैसे निकालें। कभी कभी किसी वस्तु या राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए जाते हैं ना, रेशो के रूप में। तो आपको नॉर्मली पता है कि जैसे 4:5, हमें इन्हें प्रतिशत में बदलना पड़ता है। निम्न उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। अब देखो क्या क्या उदाहरण है हमारे सामने। एग्जाम्पल नंबर 14 हमारे सामने है। रीना की माता जी ने बताया कि इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल तथा 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। काहे की? 1 भाग तो उड़द की दाल की और 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम दाल की बात करें तो दाल जो है हमारी वो कितनी चाहिए? 1 भाग। और चावल हमारे कितने चाहिए? चावल हमारे चाहिए 2 भाग। ठीक है। इडली के ऐसे मिश्रण में उड़द की दाल व चावल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका? उड़द की दाल और चावल का प्रतिशत। अब इडली बन रही है तो उसमें उड़द की दाल और चावल का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। मिश्रण को अनुपात के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा, चावल अनुपात उड़द की दाल, यानी कि 2:1, क्योंकि चावल हमारे कितने थे? 2 भाग और दाल हमारी थी 1 भाग। अब कुल भाग कितना हो गया? अगर हम इन दोनों को ही प्लस कर लें तो 2 भाग चावल थे, 1 भाग दाल थी, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो 3 भाग हो गया हमारा टोटल मिश्रण। तो मिश्रण में अब 3 में से चावल कितना है? 2। 3 में से कितना है चावल? 2। और दाल कितनी है 3 में से? 1। तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3। उड़द की दाल है। अब चावल का प्रतिशत निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ का हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो अब हम क्या करेंगे? 2/3 तो हमारा आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 300 से नहीं कट सकता, तो इसलिए हम 100 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 200/3। 200/3। अब 200/3 को जब आप सॉल्व करोगे, देखो ये 200/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 6 18। अब क्या आया? 2 बचे, यहाँ से 0 ले लिया हमने, तो फिर से 3 6 18 आ गया यहाँ पे। अब क्या है? 2 आया, तो अब आएगा 66 कंप्लीट एंड 2/3। ठीक है ना, परसेंटेज ये हमारी हो गई। अब उड़द की दाल की परसेंटेज फिर से वही कि 3 से 100 तो नहीं कट सकता, तो हम करेंगे 100 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 100 को 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना। तो 100 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33 1/3। ओके। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 हमारे सामने है। रवि, राजू तथा राय में 250 रुपये इस प्रकार बांटे गए। कौन कौन है? रवि है हमारे पास, और कौन है रवि के अलावा? और हमारे पास कौन है? राजू है, और कौन है? राय। तो इनमें कितने रुपए बांटे गए? टोटल 250 रुपीज़ इनमें बांटे गए। अब रवि को 2 भाग, रवि को कितना मिला? 2 भाग, राजू को 3 भाग और राय को 5 भाग मिला। ठीक है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 2:3:5, ये मिला। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला और उसका प्रतिशत कितना था? तो प्रत्येक के भाग को अनुपात रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा, 2:3:5, यानी कि 2:3:5। अब हम क्या करते हैं? टोटल कर लेते हैं। तो 2 + 3 + 5 करेंगे, यानी कि सभी भागों का योग 2 + 3 + 5। 2 में 3 प्लस करा तो क्या आया? 5। 5 में 5 प्लस करा तो 10 हमारे सामने आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है? तो प्रत्येक को कितना धन मिला ये निकालना है और उसका प्रतिशत निकालना है। तो देखो कुल राशि में प्रत्येक का प्रतिशत निकालेंगे। तो देखो 2 तो ये है रवि को मिला और 10 में से मिला, तो 2/10 तो ये हो गया। और इन 200 कर देते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 एक 0 से 1 0 गई, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 आ जाएगा हमारे पास। 20% इसको मिला। अब राजू को देखो कितना मिला था? 3 राजू का पार्ट था और 10 टोटल था, तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 से 10 कैंसिल हो गई और 10 मल्टीप्लाई बाय 3
तो यानी कि 30% हमारे सामने आ गया। अब क्या है, राजू को कितना मिला, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, राजू को कितना मिला था, 5 मिला था। 5 किस में से, 10 में से। तो 5/10 ही हो गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, तो 10 × 5 क्या हुआ, 50% हमारे सामने ये आ गया। ठीक है, अब आप देखो इसका टोटल करोगे तो देखो ज़रा, 20 और 30 कितने होते हैं, 50, 50 और 50 100। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि ये हमने परसेंटेज जो निकाली है सही निकाली है, कि प्रॉपर 100% ही हमारा बैठ गया। हाँ, हमने उनका प्रतिशत कितना है ये तो निकाल दिया, हमें क्या निकालना है, इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला। अब देखो प्रत्येक को मिली राशि, अब 2 मिली, किस में से, 10 में से। और टोटल क्या था, टोटल 250 था, तो मल्टीप्लाई करेंगे 250 से। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब उसकी राशि का पार्ट निकालना है तो उस राशि से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 गया, 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 50 रुपीज़। ठीक है, फिर 0 से 0 गया, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75, ये हम निकालेंगे। अब 0 से 0 गया, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 125, क्या आएगा, 125। तो देखो अब इन सबको प्लस करके देखो, 5 और 5 कितने होते हैं, देखो ये 50 + 75 + 125, किस किस का हुआ है, रवि का, ये किसका हुआ, राजू का, है ना, ये किसका हुआ, रवि का, और ये हुआ राय का। तो अब देखो इनको प्लस करो, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 10 की 0 कैरी 1 आ गए। अब क्या हुआ, 5 और 1 6, 6 और 7 कितने होते हैं, 6 और 7 होते हैं 13, 13 और 2 कितने होते हैं, 13 और 2 15 का 5 कैरी 1। अब ये आ गया हमारा 250। तो देखो इसका आंसर भी हमारा 250 आया, 250 हमारे पास टोटल रुपीज़ थे। तो इसका मतलब दोनों हमारे आंसर ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस बंटवारे में रवि को 20% यानी कि 50 रुपीज़ मिले, राजू को 30% यानी 75 रुपीज़ मिले, और राय को 50% यानी कि 125 रुपीज़ मिले। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, बढ़त या घटत क्या होती है। बढ़त क्या होती है तो पता है आपको, इंक्रीज होना यानी कि बढ़ना, और घटत क्या होती है, घटना, प्रतिशत रूप में बताना है। लेकिन अब अनेक अवसरों पर हमने किसी राशि में हुई बढ़त या घटत का प्रतिशत रूप ज्ञात करने की आवश्यकता होती है ना। यदि किसी प्रदेश की जनसंख्या 5,50,000 से बढ़कर 6,05,000 हो गई, तब ऐसी स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि को प्रतिशत के रूप में समझना अधिक आसान होता है। जैसे कहें कि प्रदेश की जनसंख्या 10% बढ़ गई। अब देखो हम इतना ज़्यादा याद नहीं रख पाते, या हम लोग रख लेंगे, अब नॉर्मली ऑर्डिनरी पीपल हर कोई नहीं याद रख पाता इतना, तो क्या करेंगे, तो अगर हम ईजिली हम उनको बता देंगे कि 10% बढ़ गया या 10% घट गया तो उन्हें ईजिली याद ये रहेगा। तो हम किस राशि के बढ़ने और घटने को कुल राशि के प्रतिशत के रूप में किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, आइए इसके लिए हम क्या देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 हमारे सामने है। एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की। कितने खेलों में, 6 खेलों में, जबकि पिछले वर्ष 4 में ही की थी। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी। ठीक है, तो देखो जीत की संख्या में वृद्धि कितनी हुई, पहले इस बार 6 है, पिछली बार कितनी थी, 4, तो दो खेलों में अधिक जीते वो। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि अपॉन आधार वर्ष में जीत। वृद्धि क्या है, 2 है, और आधार वर्ष में जीत कितनी है, × 100। या फिर हम लिखेंगे जीत की संख्या में वृद्धि, जीत की संख्या में वृद्धि वही, और पिछले वर्ष की जीत की संख्या, बात वही है। वृद्धि और पिछले आधार वर्ष का मतलब पिछला वर्ष ही होता है, बेस ईयर, × 100। तो पिछला जीत की संख्या में वृद्धि हुई 2, बेस ईयर में कितनी थी, 4 थी ना, 4। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बेस ईयर ही लेना है, यानी कि लास्ट ईयर ही लेना है, पिछले वर्ष का, इस साल का नहीं लेना। अगर आप कुल मिला के देखोगे तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि जिस चीज़ पे वृद्धि हुई है, जिस चीज़ में कमी आई, आपको वो ईयर लेना है। तो 2/4 × 100, तो ये तो साफ पता चल रहा है 4 का आधा है तो 50%। और वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 हमारा आंसर आएगा, यानी कि जीत में 50% की वृद्धि हुई। ओके, समझ आया होगा आपको ये। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 हमारे सामने है। किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर, यानी कि 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। घटने का प्रतिशत कितना रहा, तो देखो कितनी रही,
प्रारंभिक राशि क्या है, प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या यानी कि 150 लाख। अब प्रारंभिक राशि में परिवर्तन कितना आया, अशिक्षितों की संख्या में घटत 150 थी, 100 रह गई, तो 50 लाख का चेंज आया। तो फिर से वही वाली बात मैंने आपको समझाई थी कि जो चेंज आया वो ऊपर लिखते हैं, और जो जिसमें चेंज आया, चेंज किस पे आया, 150 पे, 100 पे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 150 पे चेंज आया ना, तो 150 हम लिखेंगे नीचे, तो हम लिखेंगे राशि में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक राशि इंटू 100। राशि में परिवर्तन आया 50 का, प्रारंभिक राशि थी 150, तो 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 3 15, तो 100/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 33 1/3% हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई, यानी कि घटने का प्रतिशत 33.33% रहा। अब देखो किसी वस्तु से संबंधित मूल्य अर्थात क्रय अथवा विक्रय, हम देखना है किसी वस्तु से संबंधित मूल्य क्रय या विक्रय के अकॉर्डिंग क्या है कॉन्सेप्ट। मैंने इसे 600 रुपये में खरीदा, ठीक है, और मैं इसे 610 में बेचूंगा। दुकानदार ये वाली बात सोच रहा है कि मैंने 600 में क्या करा, परचेज करा, और मैं कितने में सेल करूंगा, 610 रुपीज़ में। तो अगर हम यहाँ देखें तो 10 रुपये का फ़ायदा, यहाँ पर 10 रुपये का लाभ, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट वो लेना चाहता है, ठीक है ना। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या फिर परचेज प्राइस कहलाता है। इसे संक्षिप्त में हम क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस लिखा जाता है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाता है। अतः इसे संक्षिप्त में विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस यानी कि एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस, सेलिंग प्राइस लिखा जाता है। आप किसे अधिक अच्छा कहेंगे यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पर ही उसका कम मूल्य पर या उसके अधिक मूल्य पर बेचा जाना है। अगर कोई वस्तु क्रय मूल्य पर 600 रुपये में खरीदी तो आप क्या अच्छा कहेंगे कि वो अगर 610 में बेची गई या फिर अगर वो 590 रुपये में बेची गई। तो सिंपल बात है भाई, जब क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेची जाएगी वही हमारे लिए फ़ायदा होगा, लॉस तो कोई भी नहीं चाहता। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कोई वस्तु बेचकर आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, खाली एक क्रय मूल्य या खाली एक विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग हम नहीं देख सकते कि लाभ है या हानि। तो क्रय मूल्य जब कम होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब हमें होता है लाभ, यानी कि SP माइनस CP। और यदि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होते हैं तब ना लाभ है ना हानि है। और यदि क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है, तब हम कह सकते हैं कि CP में से हम SP लेस करेंगे तो क्रय और विक्रय मूल्य हमारा बैठेगा। तो क्या बैठेगा हमारा, तब क्या होगा, अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हमारी बैठेगी हानि, ठीक है। तो यहाँ क्या बैठा, लाभ, यहाँ बैठी हानि, यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जाम्पल नंबर 18 में हम क्या बोलेंगे, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है, कितना है, 120 रुपीज़। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फूलदान का कॉस्ट प्राइस कितना है, 120, और दुकानदार इसे कितने में बेच रहा है, 10% लॉस पर बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। पहले दी हुई राशि को पहचानते हैं। दिया है क्रय मूल्य कितना है, 120, हानि प्रतिशत कितना है, 10%, तो हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। सोहन ने इस प्रकार हल निकाला, कैसे निकाला, 10% हानि का अर्थ है यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है तब हानि होगी 10 रुपये, क्योंकि 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपीज़ बैठेगा। तब विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 में से 10 गए, 90 रुपीज़ विक्रय मूल्य बैठेगा। आनंदी ने इस प्रकार निकाला कि हानि जो है वो क्रय मूल्य का 10% है। तो अभी तो सोहन वाला भी रह रहा है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो तब विक्रय मूल्य क्या, जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तब विक्रय मूल्य 90 रुपये, और जब क्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है, 120 है, तब क्या होगा, तो 90/100 इंटू 120, 0 से 0 गया, ठीक है, इस 0 से ये वाली 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 12 9 जा 108 रुपीज़, ठीक है। अब आनंदी ने इस प्रकार हल किया, कैसे करा, हानि कह रही है क्रय मूल्य का 10%, तो 120 का 10% कितना होगा, 120 का 10% होगा 12 रुपीज़ होगा ना। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, तो 120 माइनस 12 क्या होगा, 108। तो दोनों ही विधियों में विक्रय मूल्य 108 रुपये प्राप्त होता है।
ठीक है ना, किसी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं जो आपको समझ आए, क्योंकि कुछ बच्चे ये वाली विधि पसंद करते हैं और कुछ स्टूडेंट ये वाली। एग्जाम्पल नंबर 19, एक खिलौने कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये है। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा, तो खिलौने का क्रय मूल्य बताओ। हमें पता है कि विक्रय मूल्य इक्वल टू 540 और लाभ कितना है 20%। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो अमीना ने इस प्रकार हल किया कि 20% लाभ का अर्थ है यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो लाभ 20 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120, अर्थात 120 रुपये विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपये, और 500 हमें कितना दिया है क्वेश्चन में 540, तो 540 विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य होगा 100/120 इंटू 540, तो हमारा आंसर आ जाएगा 450। उधार लिए हुए धन पर शुल्क अर्थात साधारण ब्याज। सोहनी ने बताया कि वे एक नया स्कूटर खरीदने जा रहे हैं। मोहन ने पूछा क्या उनके पास इसके लिए पर्याप्त धन है, तो सोनी ने उत्तर दिया कि उसके पिताजी इसके लिए बैंक से उधार धन लेंगे। उधार लिए हुए धन को हम क्या कहते हैं मूलधन, यानी कि जो भी धन हम उधार लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं मूलधन। और यह धन वापस करने से पहले ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ समय तक इसका उपयोग किया जाता है, अतः उसे उतने समय का धन उपयोग में लाने के बदले कुछ अतिरिक्त धन बैंक को देना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हमें देना ही पड़ेगा जब हमने किसी से पैसे लिए हैं। तो यह अतिरिक्त ब्याज धन ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है ब्याज। एक निश्चित अवधि के बाद आपको मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर पूरा धन क्या करना पड़ता है वापस, जिसे हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। एग्जाम्पल नंबर 21 हमारे सामने है। देखो 4500 रुपये के ऋण पर 2 वर्ष बाद मनोहर 750 साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगी यहाँ I इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है हमारा 4500 रुपये, टी है 2 वर्ष, और आर क्या है हमारी हमें दी हुई नहीं है, और ये कितना दे रखा है I 750, तो 750 इधर रहेगा। ठीक है, 100 से 20 से 20, तो अब क्या होगा 750 तो यहाँ रहा, 45 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्याज की दर आएगी 1/3% वार्षिक। ठीक है ना। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा फाइनली, हमने ये सीखा कि जो है अगर जो धन हम उधार लेते हैं उसे हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं मूलधन, और उस पर जो कुछ समय जो उस पर अतिरिक्त पैसा दिया जाता है उसे हम कहते हैं ब्याज, और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो हमारा बनता है मिश्रधन। क्या बनता है मिश्रधन। और हमने क्या सीखा, और हमने सीखा कि अगर कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें क्या होता है लॉस होता है। क्या होता है लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें क्या होता है, तो हमें होता है प्रॉफिट। और जब कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस के तो क्या होता है ना तो प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।